सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। आज की सबसे बड़ी खबर इमरान खान साहब की रिहाई है। जी हां, ये रिहाई है जो कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अमल में आई है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब को अब एक दिन के बाद फौरी तौर पर हाई कोर्ट से रुजू करना होगा। नैब कस्टडी में अब इमरान खान साहब नहीं है और उनको अब पुलिस के पास रहना है, एक मेहमान के तौर पर गेस्ट हाउस में उनको रहना होगा। तो ये हालात बड़ी तेज़ी से बदले हैं। इमरान खान साहब की जिस तरह से गिरफ्तारी हुई, पूरी दुनिया में पाकिस्तान समेत वो इमेजेस देखे गए, जिस अंदाज से उनको गिरफ्तार किया गया, जिस अंदाज से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के प्रेमिसेस में तोड़ फोड़ हुई और वहाँ से इमरान खान साहब को ले जाया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी इस पर बहुत ज़्यादा परेशान थे। उन्होंने तौहीन अदालत के नोटिस भी दिए, लेकिन उन्होंने गिरफ्तारी को कानूनी करार दिया था। इसके बाद ये सवाल शुरू हो गया कि अगर गिरफ्तारी कानूनी थी, बिल्कुल ठीक थी, तो फिर तौहीन अदालत के नोटिस किस तरह से हो गए। लेकिन फिर मामला ये हुआ कि पूरे मुल्क में हमने देखा एहतजाज का सिलसिला शुरू हो गया, तोड़ फोड़ का सिलसिला शुरू हो गया, बहुत से लोग जाँ बाक हुए, दर्जनों जख्मी हुए और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बन गई जो अब तक भी है। अब इसके साथ हुआ यह कि इस गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया तहरीक इंसाफ ने और आज उस केस की समाअत हो रही थी। इमरान खान साहब को कहा गया कि आईजी को कहा गया कि इमरान खान साहब को पेश करें अदालत में और सुप्रीम कोर्ट में पेशी के बाद फिर अदालत ने फैसला सुनाया कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी गैर कानूनी थी। और अब देखना यह है कि क्या होगा, यहाँ से अब हालात किस तरफ जाएंगे, क्या बेहतरी आएगी। दो सूरतें हैं कि अगर हाई कोर्ट इमरान खान साहब को जमानत दे देती है तो फिर तो शायद ये हो कि जी इमरान खान साहब फिर आगे केस लंबा चलेगा और फिर नैब के नोटिस वगैरह चलते रहेंगे। दीगर 150 के लगभग केसेस हैं। लेकिन अगर उनकी गिरफ्तारी का ऑर्डर होता है तो फिर देखना होगा कि क्या हालात होते हैं। हमें इस्लामाबाद से नज़ीर लगारी साहब ने आज स्पेशल है, बहुत हमारे सीनियर, हमारे उस्तादों की जगह। नज़ीर लगारी साहब बहुत शुक्रिया आपका। मेरे साथ सईद मुजम्मिल शाह भी हैं। नज़ीर लगारी साहब, आप क्या कहेंगे? बिलावल भुट्टो साहब का जो बयान आया उसमें ऐसे लगा कि वो भी खुश नहीं है। वो भी इस पर कि एक तो उन्होंने कहा कि जी किसी भी सियासतदान की गिरफ्तारी से सियासत को नुकसान होता है, मुल्क को नुकसान होता है। नैब पर उन्होंने बहुत ज़्यादा सवाल उठाए कि हम इसीलिए कहते थे कि नैब का खात्मा ज़रूरी है। देखिए, ये तो बहुत पहले से हम कह रहे थे कि नैब को जिस मकसद के लिए बनाया गया था वो मकसद नेक नहीं था। वो सियासी अमल को आलूदा करने का अमल था और सियासी अमल इससे आलूदा हुआ। और फिर जिस तरह से सियासी लीडरशिप को रुस्वा किया गया, पिछले जब से नैब बनाए तब से लेकर अब तक जिस तरह से सियासी लीडरशिप को रुस्वा किया जाता रहा है, उनको जो है डिफेम किया जाता रहा है, उनके बारे में हौलनाक किस्म की खबरें देने के बाद वो कोई चीज़ साबित नहीं की जा सकी है, वो भी हमारे सामने है। आसिफ अली जरदारी साहब को गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ कोई चीज़ साबित नहीं हुई। अब तक कितने, वो 14 साल तो जेल में गुजार चुके हैं, कुछ सैफुर रहमान के साथ ब्यूरो में और कुछ जो है बाद के ये जो नैब है, इस नैब के तहत वो जेलों में बंद रहे हैं। नवाज शरीफ साहब गिरफ्तार किए गए। नवाज शरीफ साहब की एक सज़ा सस्पेंड हुई और दूसरी सज़ा में एक और जो केस था जिसमें उनकी साहबजादी और दामाद भी थे, वो जो है वो उस केस में और दोनों दामाद और जो उनकी साहबजादी हैं वो भी बरी हो चुकी हैं। लेकिन रुस्वा किया गया और ये जो पानामा केस था, उस पानामा केस में से एक आमा निकला था और उससे जो है वो उनको नाअहल भी किया गया और उससे सारा कुछ हुआ है। लेकिन पानामा में से कोई चीज़ बरामद नहीं हो सकी थी, ना मनी ट्रेल आ सकी थी, ना कोई और चीज़ आ सकी थी। ना देखें, बड़े बड़े ऐवानों के जो घर हैं और जो ऐवान हैं उनकी दीवारें गवाही देंगी कि जनाब कौन कौन से लोग, कितने बादशाह लोग किस तरह की बातें करते रहे हैं जी। किस तरह से चैनलों पर शो करने वाले एंकर्स को फ़ोन करके कहा जाता था कि कल भी यही प्रोग्राम करना, फिर देखना कि हम क्या करते हैं, और फिर हुआ। ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है। और जो कुछ इमरान खान साहब के साथ हुआ किसी भी सियासतदान के साथ नहीं होना चाहिए। जो कुछ इमरान खान के साथ किया गया इसी तरह नहीं होना चाहिए था। जरदारी साहब के खिलाफ नहीं होना चाहिए था, नवाज शरीफ साहब के साथ नहीं होना चाहिए था, शहबाज शरीफ के साथ। और अदालतों को पहले भी इसी तरह से बहुत अच्छा हुआ है कि इनको अदालतों ने रेस्क्यू किया। इसी तरह का जो है वो इंसाफ सबके साथ होना चाहिए था और ये अच्छा हुआ है कि सियासी माहौल बेहतर बन सके। और इमरान खान साहब जो हैं अभी वो पुलिस के पास हैं और पुलिस की हिफाजत में हैं। कल वो पेश होंगे, कल हाई कोर्ट ने फैसला करना है और हम ये नहीं कह सकते हैं कि हाई कोर्ट क्या करेगा।
जो भी हाई कोर्ट फैसला करेगा फिर उस फैसले को मानना होगा। अगर वो फैसला करता है कि गिरफ्तारी ठीक थी तो गिरफ्तारी होगी, अगर वो कहता है कि इक्वटल ठीक है, इनको जो है वो इनके साथ इंक्वायरी का सिलसिला चलाया जाए, तहकीकात का सिलसिला चलाए तो भी ठीक होगा। हमें हर एक चीज़ को अदालतों की तरफ देखें। सुप्रीम कोर्ट हमारा आखिरी फोरम है जहाँ पर हम इंसाफ के लिए जाते हैं, वहाँ से ही कोई इंसाफ मिलता है। वो ट्रायल कोर्ट नहीं है, बहरहाल वो एक अपीलेंट सुप्रीम अपीलेंट कोर्ट है, अपील सुनती है वो। सही। अच्छा मुजम्मिल, अब इसमें मैं देख रहा हूँ कि मरीम नवाज साहब ने भी ट्वीट किया और बड़ी सख्त है कि जी ये किस तरह से ये जजेस फैसले दे रहे हैं और फिर वही ताने जी सास की तरह तरीके इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करें। लेकिन इसमें तो अतर मिनल्ला साहब भी हैं, अब क्या उनको भी इस तरह के साथ निशाना बनाया जा रहा है? मरीम अंग्रेज़ी साहब वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने भी इस पर कहा कि जी पूरा मुल्क जलेगा। अब तो हुकूमत तो ऑन कर रही है, बिलावल साहब अगरचे और बात कर रहे हैं लेकिन हुकूमत तो बिल्कुल नैब के साथ खड़ी है। कहते हैं कि इंडिपेंडेंट है नैब इदारा, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हों दीगर हों, कोई नैब की तर्जुमानी तो बाकायदा हुकूमत कर रही है। देखें, इसमें तो मेरा ख्याल है इससे बड़ा जो टॉकिंग पॉइंट है वो ये है कि पिछले 2 दिन में जो कुछ हुआ है, जिस बड़े स्केल के ऊपर अमलाक को नुकसान पहुंचा है, प्रॉपर्टीज़ डिस्ट्रॉय हुई हैं, लोगों की जानें गई हैं। एक अंदाजे के मुताबिक कहा जा रहा है कि 40+ लोगों की जानें गई हैं इस सारे जो फियास्को के अंदर, और 10 का फिगर भी हमारे सामने आता है। और इस सारी सूरत हाल में अगर डस्ट अब सेटल हो चुकी है और आज ये रिहाई का जो हुक्म है, वैसे तो इसमें भी खासा अभाम है। जहाँ से खान साहब आए थे वहीं पर वापस चले गए हैं, सिर्फ स्टेटस तब्दील हुआ है उनका कि पहले वो प्रिजनर थे अब वो गेस्ट हैं। और कल ये भी कहा जा रहा है कि उनकी दोबारा गिरफ्तारी का कान भी बरकरार है, क्योंकि वो जो पहले तरीक़ाकार था उस पर एतराज़ ज़्यादा आया, गिरफ्तारी बज़ाते ख़ुद पर इतना एतराज़ नहीं होगा। तो प्रेमिसेस के अंदर से गिरफ़्तार करने ने मामले को स्कैंडलाइज़ किया और ये सारा कुछ जो होता रहा इसकी ज़िम्मेदारी फिर कौन लेगा? कोई तो सामने आकर फिर ये बताए कि जो सरकारी अमलाक को जलाया है, या फिर जो आम लोग मरे हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ डिस्ट्रॉय हुई हैं, या फिर इंटरनेट की बंदिश से जो IT सेक्टर को नुकसान हुआ है, जो लोग फ्रीलांसर थे जिनकी इनकम डे टू डे वहीं से चलती है, अब भी वो मुंतज़िर हैं ये जानने के लिए कि ये सब किसने किया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे फिर आती है। इस तरह की सूरत हाल यहाँ पैदा होती है कि लगता है एक बनाना स्टेट है कि एक पहले हमें जो बताया गया कि लोअर कोर्ट से जो बात सामने आई कि गिरफ्तारी कानूनी है, आज ये सामने आया गैर कानूनी है, और दोबारा वहीं जाइए जहाँ से कानूनी करार दिया गया था इस गिरफ्तारी को। तो इतना एम्बिवलेंस है, इतनी कन्फ्यूजन है कि समझ नहीं आती क्रिमिनल कौन है, कौन इनोसेंट है और कौन नहीं है। पूरी लीडरशिप जो है वो जेल में पड़ी हुई है इस वक्त, और ख़ान साहब ने भी ये कहा कि मैं जो है वो गिरफ्तारी और तहवील में था, तो मैं कैसे इन तमाम जो इवेंट्स हुए हैं इनका ज़िम्मेदार हो सकता हूँ। तो अब PDM जिस तरह भी रिस्पॉन्ड करे इसको, और नैब की जो कार्रवाइयाँ हैं उस पर प्रिंसिपल स्टांस जो भी हो, लेकिन उसके ऊपर भी इन सियासतदानों ने कोई कंसेंसस कभी नहीं किया। ये नैब अमेंडमेंट बिल जो सामने आया जिसमें 90 रोज़ की जो तहवील थी उसको 14 रोज़ पर लेकर आए, उससे इमरान खान साहब को कुछ रिलीफ की उम्मीद हो सकती थी। अगर वो भी ना होता, जिसके अगेंस्ट तहरीक इंसाफ ही कोर्ट में चली गई थी कि ये नहीं होना चाहिए, तो काश ये कंसेंसस से चीज़ें आप करते तो आज आप भी इसको फेस ना कर रहे होते। 62-63 के ऊपर भी खान साहब का यही बयान रहा कि अगर मेरे ऊपर भी लागू हो गया तब भी मुझे कबूल है, और हुआ लागू बाद में। इलेक्शन कमीशन की तरफ से नाअहली सामने आई, वो भी हमने देखा। तो लेसन किसी ने लर्न नहीं किया, ना वो किसी ऐसी एंटिटी ने लर्न किया है जो कि बड़े ताकतवर हैं, ना वो जमहूरी क़ुव्वतों ने जो है वो लेसन लर्न किया, ना सियासी पार्टियों ने किया है जिन लोगों ने जश्न मनाया इस बात के ऊपर कि अदालत की तहवील में और कोर्ट के प्रेमिसेस के अंदर से शीशे तोड़ के एक साबिक वज़ीर आज़म को घसीट के गिरफ़्तार किया, उसको सेलिब्रेट किया। तो मुझे तो ओवरऑल एक ऐसा केओस लगता है कि इन 2 दिनों के अंदर जो चीज़ें हुई हैं, मेरा ख्याल है कि सालों तक ये डैमेज रिपेयर नहीं होगा, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब भी किसी पर आपने ना डाली या वे फॉरवर्ड ना बनाया कि कल को इस तरह के वाक़यात ना हो सकें, ना कोई रियासत से ऊपर जाए कि इस शख्स को हाथ लगाने का मतलब यह है कि मुल्क जल जाएगा। तो ये सारी सूरत हाल देखने में ये लगती है कि लॉलेसनेस की स्टेट है पूरी, और किसी को नहीं मालूम कि एक अमल जो किया जा रहा है वो रियासत की तरफ से है तो उसमें लीगैलिटी कितनी है, इलीगैलिटी क्या है। इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, पार्लियामान जो है वो कोर्ट के ख़िलाफ़ बिल पास कर रही है, बेंच फॉर्मेशन पे कोर्ट को की तरफ से जो हो रही है उस पर गवर्नमेंट को एतराज़ है। तो मुझे तो ओवरऑल अभी कुछ समझ नहीं आई कि क्लैरिटी क्या है इस केस के अंदर। अगर 190 मिलियन पाउंड बाहर से आए हैं और वो किसी प्रॉपर्टी टाइकून की जेब में डाल दिए हैं आपने, बेशक लीगल केस होगा, लेकिन उसको फिर इस तरह से क्यों डिस्ट्रॉय किया गिरफ्तारी एग्जीक्यूट करके। तो अगर कल ये दोबारा सारी चीज़ें स्क्वायर वन पे आ जाती हैं, जो कि हाईली लाइकली है, एन मुमकिन है कि हो सकता है, तो फिर इसका मतलब ये है कि आज ये जो मीडिया पे खबरें चलाई जा रही हैं कि रिहाई हो चुकी है, इसमें कोई ख़ास वज़न नहीं है। अच्छा, अब ये बात जो मुज़म्मिल ने की वज़ीर ग़ारी साहब,
रिहाई, ये उनको नहीं कहा गया आप एक दिन घर गुजार लें, वो पुलिस के पास ही हैं अगरचे एक मेहमान की तरह। तो इससे तो ये है कि वो शायद ये लगे कि जैसे दोबारा भी चांस काफ़ी ज़्यादा है। तो दोनों सूरतों में आप क्या देख रहे हैं? अब चूंकि गिरफ्तारी जिस तरह हुई वो गैर कानूनी थी, क्या अब इससे हम हट सकेंगे? क्योंकि तो शुरू से कंट्रोवर्शियल हो गया। अब अगर उनकी जमानत उनको मिल गई तो हुकूमत ज़ाहिर है कि नाराज़ होगी, और अगर नहीं मिलती तो फिर आप क्या देखते हैं? फिर इस तरह एहतजाज होगा, क्योंकि ये अब कंट्रोवर्शियल हो गया सारा मामला जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है। अब तो तहरीक इंसाफ के लोग तो नहीं इसको मानेंगे ये कि जी दुरुस्त गिरफ्तारी थी, ये सारा केस ही गलत था। तो अभी भी आपको लगता है कोई बैठकर कोई बातचीत का रास्ता है या नहीं? नहीं, इसमें बातचीत कहाँ है? लीगल एड मामले में जहाँ पर सरासर कानूनी मामलात हूँ वहाँ पर मुज़ाकरात की क्या, मुज़ाकरात सियासी तनाज़ात पर होते हैं, सियासी झगड़ों पर होते हैं और सियासी माइलेज पर होते हैं। ये तो ऐसा मामला है सरासर कानूनी मामला, जैसे मुज़म्मिल साहब ने कहा है कि देखें ना, एक ऐसा मामला जिसके अंदर कहा जा रहा है कि 190 मिलियन डॉलर वो पाकिस्तान के ख़जाने में आए और फिर काबीना का एक इजलास हुआ और उसके अंदर वज़रा से कहा गया कि सरबराह इस पर जो है आप दस्तखत कर दें, इसको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और फिर जो कुछ हुआ वो सारे का सारा एक प्रोसेस है, फिर एक ट्रस्ट बनता है और ट्रस्ट में पैसा जाता है, वो कहाँ से आया, वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं अगर ये इंक्वायरी में जाता है तो इसमें कहाँ से किसी जमात के खिलाफ कार्रवाई होती है या कहाँ से कोई और होती है। मैं कहता हूँ कि बहुत सी चीज़ें ऐसी थीं जो माजी में होती रही गलत थीं, जो चीज़ें अब होंगी अगर वो गलत होंगी तो गलत ही साबित होंगी। लेकिन ये फोरम ये नहीं है कि मैं बैठकर या कोई और बैठकर इसका फैसला करना शुरू कर, नहीं ये गलत है या ये बिल्कुल ठीक है जी, शानदार, हम तालियां बजाते हैं, ये इमरान खान गिरफ्तार हो गया, हम तालियां बजाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। बात यह है कि लीगल प्रोसेस को रास्ता मिलना चाहिए और हमारे पास आर्टिकल 10A जो है आइन का, वो ये कहता है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो होना चाहिए। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को आप चलने दें। अब हम इसको जो है, लेकिन बतौर मीडिया पर्सन मैं किसी के बारे में कोई भी ऐसी बात नहीं कर सकता हूं जो लीगल ना हो, जो उसकी कानूनी असरात ना हो। ठीक है, हम किसी को ना, तो मैं नहीं कह सकता हूँ कोई इम्पोर्टेड है, एक्सपोर्टेड है, फलाना इस तरह की बात मैं नहीं कर सकता। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि माजी में ज्यादतियाँ होती रही हैं और इमरान खान साहब के दौर में हुई हैं और ये सारा कुछ जो है इंतहाई काबिल एहतराम जज साहिबान के होते हुए, अल्लाह इनको सलामत रखे, बड़ी ज़िंदगी दे, लोगों के सामने होता रहा है। और ये नहीं है कि इंसाफ नहीं हुआ। इंसाफ जब जमानत दी गई जस्टिस मकबूल बाकर के फैसले, तारीखी फैसले से, जब उन्होंने बेल दी शाहिद खाकान अब्बासी को और लोगों को, साद रफ़ीक को बेल दी गई, बड़े तारीखी फैसले थे और तारीखी ऑब्जर्वेशन थी। मेरा ख्याल है कि कोर्ट्स के पास रोशन मिसालें मौजूद हैं, उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा इंशाअल्लाह। अच्छा, अब चूंकि मेरे पास वक्त कम है, 2 मिनट हैं, अब ये आर्टिकल 10A की जो नज़ीर रारी साहब ने बात की कि जी फेयर ट्रायल होना चाहिए, क्या मुजम्मिल ये लगेगा कि फेयर है कि एक प्रेमिसेस है, वहाँ पर सिर्फ जजेस जाते हैं, उनका अमला जाता है और वहाँ पर जाकर जी ये ट्रायल हो रहा है? माजी में इसकी मिसालें, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए कम से कम ओपन ज़रूर था, शायद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के लिए और दीगर हमको इस तरह की मिसालें देख सकते हैं, लेकिन हालिया अरसे में हमने नहीं देखा कि इस तरह से अदालतें जा रही हैं। इमरान खान पहले कहते रहे कि कोई स्पेशल कोर्ट बना दें, सारे केस वहाँ लगा दें, लेकिन हालात ऐसे होगा कि फिर ये तो ये क्या 10A के तहत फ्री ट्रायल लगेगा सबको? ये ओपन सबको नज़र आ रहा था, क्या हो रहा था? देखिए, इसमें पाकिस्तान के अंदर मसला ये होता है कि अगर आपकी एक पब्लिक और मैस अपील है तो उसके बाद कानून लागू करते हुए भी 1000 बार सोचना पड़ता है। उसकी वजह कि उसकी इम्प्लिकेशन वही सामने आती है जो पिछले 2 रोज़ में आई है। अदरवाइज़ इस मुल्क में 7 से 8 वज़ीर आज़म पहले अरेस्ट हो चुके हैं, लेकिन इस बड़े स्केल के ऊपर वो सीन्स हमने नहीं देखे कि यहाँ पर अफसरान के घरों में दावे बोले जा रहे हैं या जो सब कुछ हो रहा था वो पहले नहीं देखा हमने। तो इसीलिए पाकिस्तान में यही होता है कि अगर मोनोपोली ऑन वायलेंस जिसको कहते हैं अंग्रेज़ी में, वो आपके पास मौजूद है तो फिर लॉ भी आप पे अप्लाई होते हुए पहले 10 बार सोचना पड़ेगा। जहाँ तक केस की शफाफियत की बात है तो जेन्युइन केस जो होते भी हैं उनको इस तरह ख़राब करते हैं कि जब वो केस इमर्ज करता है तब उस पर कोई बात नहीं होती, लेकिन जैसे ही जिसके अगेंस्ट वो होता है उसका सियासी बयानिया आपको तंग करता है, फिर वो केस एकदम से उभर के ऊपर आ जाता है। अगर हम बात करें ये पैनामा लीक्स के ऊपर ये सारी, तो रेमंड बेकर की जो किताब थी कैपिटलिज्म अकेला सील 2006 में लिखी थी उसने, मैंने 2013 में पढ़ी थी, उसमें सारी डिटेल थी नवाज शरीफ के ख़ानदान की, ऑफशोर कंपनीज़ की, सब सो रहे थे, किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। 2017 में नवाज शरीफ का बयानिया नाकाबिले कबूल हुआ, सारे केस खुल गए और वो नायल हो गए। तो ये होता है पाकिस्तान में कि जब सियासी बयानिया आपका कोई कबूल नहीं करता, उसको आप एक्सेप्ट नहीं किए जाते, आप काबिल कबूल नहीं रहते, तो फिर
बात होती है कि अब इस शख्स के खिलाफ जो केसेस हैं उनको लेकर आओ और अब उन पर इंसाफ करेंगे। अगर तो ये सारा मामला जो कि ये जो सामने आया है 190 मिलियन पाउंड्स का, जो कि यूके से आए नेशनल क्राइम एजेंसी के जो है वो इस सारी इंटीमेशन के बाद, तो ये 2019 का मामला है। 2019 में इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई, 20 में क्यों नहीं हुई, 21 में क्यों नहीं हुई, 22 में क्यों नहीं हुई? इसीलिए कि तब एक वीडियो खान साहब ने नहीं बनाई जिसमें वो किसी को कॉल आउट कर दें, या फिर उन्होंने इस तरह की कोई बात नहीं की जो किसी को अनएक्सेप्टेबल लगे। तो असल मसला केसेस का नहीं होता, केस जेन्युइन भी हो लेकिन जिस टाइम के ऊपर उसको उठा के इस्तेमाल करते हैं उससे सारा केस ख़राब हो जाता है। तो शफाफियत का जहाँ तक ताल्लुक है तो शफाफियत इतनी है कि अगर तो जिस टाइम पे केस इमर्ज करे उसको तब डील कर लेते तो समझ आती कि कोई शफाफियत बाकी है। लेकिन अगर इसलिए कर रहे हैं कि सियासी बयानियाँ एक्सेप्टेबल नहीं है और उसका वोट है लेकिन कबूलियत नहीं है उस इंसान की, तो ऑब्वियसली उसमें शफाफियत फिर इतनी बाकी नहीं रहती। अच्छा, मुझे ब्रेक लेनी है जी, और ब्रेक के बाद बात करेंगे। आ रहा है वज़ीर इत्तलात मरीम मोइन साहब बड़ी गुस्से में हैं और वो तो जजेस को धमकाने के दर पे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब का बयान दिखाएंगे, माजी में वो क्या कहते थे। इस ब्रेक के बाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। अदालती अहकामात के बावजूद कराची में शुएब शेख के घर को गैर कानूनी तौर पर मिसमार कर दिया गया है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में तेजी, कराची में को चेयरमैन शुएब शेख का घर गिरा दिया गया। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सिंध हुकूमत की अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी, सिंध हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर नजरअंदाज। सेक्रेटरी बल्दियात नजम शाह, डायरेक्टर लैंड सवाल इस्लाम, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट इमरान अहमद को नोटिस जारी। एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी डायरेक्टर सैफुर रहमान, डीआईजी साउथ इरफान बलोच, एसएसपी किमाड़ी फिदा हुसैन को भी फरीक बनाया गया। इससे पहले जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, शुएब अहमद शेख की जबानी सुनी। 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस भरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। हर मुश्किल के बावजूद बोल हकीकी सहाफत करता रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।